क्या हम सच में आजाद हैं? मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता मिले तो दशकों हो गए, लेकिन ये सवाल आज भी इतना जरूरी क्यों लगता है? लेखक के मुताबिक ये तस्वीर हमारी आज की आर्थिक सच्चाई को दिखाती है। एक आम इंसान जो पैसों के भारी बोझ के नीचे दबा हुआ है। ये तस्वीर अपने आप में उस आर्थिक गुलामी का प्रतीक है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए इस विश्लेषण के पहले हिस्से में चलते हैं। यह हिस्सा इस आइडिया पे टिका है कि हमें जो राजनीतिक आज़ादी मिली है वो शायद अपने आप में पूरी नहीं है। ये पुरानी कहावत है ना, भूखे भजन न होए गोपाला। ये इस पूरे तर्क का सार है। जरा सोचकर देखिए, जब किसी के पास पेट भरने को रोटी ही ना हो तो उसके लिए वोट देने की आज़ादी या बोलने की आज़ादी का असल में क्या मतलब रह जाता है? जब तक बुनियादी ज़रूरतें पूरी ना हो तब तक अधिकार खोखले ही लगते हैं। अब आते हैं उस कड़वी सच्चाई पर जिसे लेखक आर्थिक गुलामी का नाम देते हैं। और ये सिर्फ कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे हम अब आंकड़ों से देखेंगे। लेखक यहाँ एक सवाल पूछते हैं कि भई उस आज़ादी का क्या फ़ायदा जिसमें लोगों को भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी एकदम बेसिक चीज़ों के लिए भी दिन रात संघर्ष करना पड़े। अगर इन ज़रूरी चीज़ों तक हमारी पहुँच ही नहीं है तो क्या आज़ादी बस एक सपना बनकर नहीं रह जाती? आर्थिक असमानता कितनी गहरी है ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं। एक तरफ देश के सबसे अमीर व्यक्ति की एक दिन की कमाई है 29 करोड़ रुपए, और दूसरी तरफ मनरेगा में एक मजदूर को दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद मिलते हैं लगभग 200 रुपए। ये जो खाई है ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बयान करती है। ये 200 रुपए सिर्फ एक नंबर नहीं है। लेखक के लिए ये उस सिस्टम का प्रतीक है जहां मेहनत की सही कीमत नहीं मिल रही और जहां एक बहुत बड़ी आबादी सिर्फ किसी तरह गुजारा करने के लिए ही संघर्ष कर रही है। तो सवाल यह है कि आखिर ये असमानता आई कहां से? इस विश्लेषण का अगला हिस्सा इसी शोषण के चक्र की पड़ताल करता है, जैसा कि इस लेख में बताया गया है। अब ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। इस लेख के मुताबिक देश की कुल दौलत का 58.4% हिस्सा सिर्फ 1% आबादी के हाथों में है। मतलब ये कि बाकी के 99% लोग बची हुई दौलत पर किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये हालात हमेशा से ऐसे थे। ये असमानता बहुत तेजी से बढ़ी है। लेख में बताया गया है कि 2014 में जहां टॉप 1% लोगों के पास देश की 36% दौलत थी, वहीं आज ये आंकड़ा बढ़कर 58.4% पर पहुंच गया है। तो इस पूरी स्थिति की वजह क्या है? लेखक सीधे सीधे नव उदारवाद और क्रोनी कैपिटलिज्म पर आधारित एक सिस्टम की ओर इशारा करते हैं। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो उनके मुताबिक कुछ खास लोगों और कंपनियों को ही फायदा पहुंचाता है, जिससे अमीर और अमीर होते जाते हैं और आर्थिक शोषण लगातार बढ़ता जाता है। अच्छा, समस्या की पहचान तो हो गई। अब देखते हैं कि लेखक समाधान के तौर पर क्या कहते हैं। और ये समाधान है एक नई क्रांति का आह्वान। तो सवाल उठता है कि इस शोषण के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा, लड़ेगा कौन? लेखक ये सवाल इसीलिए पूछते हैं ताकि इसके जवाब की जमीन तैयार हो सके। और जवाब है एकजुटता। लेखक समाज के युवाओं, किसानों, मजदूरों और बुद्धिजीवियों, इन सबको एक साथ आने के लिए कहते हैं ताकि मिलकर इस व्यवस्था को चुनौती दी जा सके। और इस पूरे संघर्ष का आखिरी मकसद क्या है? एक ऐसे समाज को बनाना जो सुंदर हो, मजबूत हो और शोषण से पूरी तरह मुक्त हो। एक ऐसा समाज जहां हर इंसान को सम्मान से जीने का हक मिले। और आखिर में लेखक अपनी बात एक बहुत ही दमदार नारे के साथ खत्म करते हैं, जो इस पूरे तर्क का निचोड़ है। राजनीतिक आज़ादी अधूरी है, इसीलिए आर्थिक आज़ादी अब हमारा नारा है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या सच्ची और मुकम्मल आज़ादी हासिल करने के लिए एक और संघर्ष की ज़रूरत है? इस पे सोचिएगा ज़रूर।